हेलो एवरीवन, आई एम अमित। वेलकम बैक। हाउ आर यू? हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट, सोशल डेवलपमेंट। इन प्रीवियस टॉपिक पीपल हैव डिस्कस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज या क्लासिफिकेशन रिसोर्सेज, व्हाट इज रिसोर्सेज, फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप उनका डिस्कशन किया था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा इस चैप्टर में, वो रहेगा रिसोर्स के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, कि कंट्री में रिसोर्स का डेवलपमेंट किस टाइप से हुआ है, कौन कौन से रिसोर्स है जिनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वो सारा हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। रिसोर्स प्लानिंग क्या रही है इंडिया की, कौन कौन से पॉइंट्स जिन पर हमें डिस्कस करना है, या इंटरनेशनल लेवल से क्या मीनिंग रहा है। तो आता है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। जनरली हम लोग क्या सोचते हैं कि रिसोर्स जो है वो हमें नेचर की तरफ से फ्री मिले हुए हैं, इसलिए हम इनका ओवर यूज कर जाते हैं। तो ओवर यूज करने की वजह से तीन प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, जो यहाँ पर आपको लिखी हुई है। पहले डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रेड ऑफ और फ्यू इंडिविजुअल्स। ये क्या करता है, ये सिर्फ कुछ लोगों की जो लालच है उसकी वजह से इनका खत्म होते जा रहे हैं। दूसरा क्या कि इसकी वजह से क्या हो रहा है कि सोसाइटी दो पार्ट में डिवाइड हो गई। एक जिनके पास मैक्सिमम रिसोर्सेज है, एक जिन ऐसे लोग हैं, एक ग्रुप ऐसा होगा जिनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। दूसरा ग्रुप ऐसा होगा जिनके पास रिसोर्सेज है ही नहीं है, तो बहुत कम है। सिंपल वर्ड में कहें तो एक लोग जिनके पास रिसोर्सेज हैं वो तो हो गए रिच, जिनके पास रिसोर्स नहीं वो हो गए पुअर। थर्ड पॉइंट आता है कि जिनका एक्स्ट्रा यूज करने से, ओवर यूज करने से, इंडिस्क्रिमिनेट यूज करने से क्या हुआ कि इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम आजकल फेस कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ओजोन लेयर डिप्लेशन हो गया, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो गया, लैंड डिग्रेडेशन हो गया। ये सारी वजह आई हैं रिसोर्सेज के ओवर यूज करने की वजह से। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये कह रहा है कि जो रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये इक्वली होना चाहिए। जनरली क्या देखते हैं हम लोग, या तो कुछ पर्टिकुलर कंट्री इनका यूज कर रहे हैं या कुछ लोग ही इनका यूज कर रहे हैं। इंडिया में ऐसा कहते हैं कि जो इंडिया की टोटल जो प्रॉपर्टी है या इनकम है, उस इनकम में 90%, मोर देन 90% लोग तो एक साइड है और सिर्फ 5% लोग एक साइड है। मतलब 90 से 95% लोगों का जो ओवरऑल इनकम है उसके इक्वल कितने, सिर्फ 5% लोगों की इनकम है। ऐसे अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो जो यूएसए वगैरह जैसे कंट्री हैं, इन्होंने बहुत सारे डेवलपिंग और अनडेवलप कंट्री के रिसोर्सेज पर कब्जा किया हुआ है। तो ये सारा धीरे धीरे खत्म होना, जिसके लिए यहाँ पर एक वर्ड यूज है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है कि जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट आजकल हम कर रहे हैं ना, ये हमें एनवायरनमेंट का जो हम डिग्रेडेशन कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। सपोज दैट कोई भी डेवलपमेंट हो रहा है तो डेवलपमेंट इस बेस पर नहीं होना चाहिए कि आज हमने डेवलपमेंट किया तो आने वाली जनरेशन उन चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करे। इट मीन सिंपल सा मीनिंग है कि कोई भी कैसे भी डेवलपमेंट करना है तो हमें माइंड में ये याद रखना है कि जो जिस चीज़ का आज हम यूज़ कर रहे हैं, ये आने वाली जनरेशन, फ्यूचर में जो जनरेशन आएगी उसके लिए अवेलेबल रहेगी ना रहेगी। कहीं ऐसा नहीं हो कि सारा का सारा डेवलपमेंट करते रहे, हम सभी रिसोर्सेज को अभी ख़त्म कर जाएं और आने वाली जनरेशन हो उनके पास रिसोर्सेज की कमी, स्कैर्सिटी या कमी रहे। उसको कहते हैं, एक वाक्य से पूछ सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। Sustainable economic development means development should take place without damaging the environment, and development in present should not be compromised with the needs of the future generation. कि फ्यूचर जनरेशन जो नीड्स हों वो भी फुलफिल होती रहनी चाहिए, इतना हमें छोड़कर जाना ऐसा नहीं कि सारा सारा यूज कर जाएं। एक 1 मार्क्स क्वेश्चन बनता है रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 से। जून 1992 में ब्राज़ील की कैपिटल थी रियो डी जेनेरियो। अब ब्राज़ील कैपिटल चेंज हो गई है, वो होगी ब्राज़ीलिया, पहले थे रियो डी जेनेरियो। तो रियो डी जेनेरियो में 1992 में वर्ल्ड के मोर देन 100 कंट्रीज़ के जो मेन हेड थे वो उन्होंने एक मीटिंग की, और वो मीटिंग थी फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। वो अर्थ के रिगार्डिंग कैसे हमें धरती को बचाना, यहाँ पर जो पोल्यूशन वगैरह जो हमने 4 चीज़ें डिस्कस की थी ना, ओजोन लेयर डिग्रेडेशन, ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरनमेंट पोल्यूशन और लैंड डिग्रेडेशन, इसको कैसे कम किया जाए, कैसे बचाया जाए। तो इसको लेकर वहाँ पर लोगों ने यूएनओ की जो अंडर में ये मीटिंग हुई थी और ये डिसाइड किया गया कि क्लाइमेट चेंज वगैरह, ग्लोबल जो वगैरह जो सिस्टम इसको रोकने के लिए एजेंडा 21 उन्होंने डिसाइड किया। एजेंडा 21 क्या है कि सभी जो मेंबर कंट्री को अपने अपने बेस पर, अपने अपने बिहाफ पर 21 ऐसे एजेंडा फिक्स करने हैं जो हेल्प करेंगे कंप्लीट अर्थ को बचाने में। जैसे हमारे यहाँ पर आजकल आप देखो गाड़ियों के पीछे लिखा आ रहा है यूरो 6, पहले यूरो 4 आता था। बस वगैरह के पीछे BS6, BS4, BS3 ऐसा लिखा आता है। तो ये इसलिए क्या है कि गाड़ियाँ पोल्यूशन जो कर रही थी अब धीरे धीरे पोल्यूशन कम कर देंगी। BS6 जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो कम पोल्यूशन करेंगी BS4 के बजाय। BS3 ज़्यादा कर रही थी, BS2 से ज़्यादा पोल्यूशन कर रही थी, BS1 उससे ज़्यादा पोल्यूशन कर रही थी। तो ये यूरो BS वगैरह जो नाम दे रखे हैं ये इसी के बेस पर है। ये एजेंडा 21 में डिसाइड किया गया था कैसे हम ऐसा एक सिस्टम बना सकें
कि पॉवर्टी, डिजीज वगैरह जो है या एनवायरनमेंट डैमेज वगैरह है, ग्लोबल जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इनको हम ख़त्म कर सकें। इसलिए सभी कंट्री अपने अपने 21 पॉइंट बताए थे कि हम ये 21 वर्क करेंगे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। यहाँ पर एक 1 मार्क्स और बन सकता है UNCED का फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं UNCED का फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट आता है रिसोर्स प्लानिंग। कंट्री कोई भी जगह हो, कोई कंट्री को घर हो, उसमें जितने रिसोर्स उनको यूज करने की प्लानिंग होनी चाहिए कि हम इनका कैसे यूज करना है। अगर विदाउट प्लानिंग के हम उनका यूज करेंगे तो कभी भी कैसे भी ख़त्म हो जाएंगे और उसकी हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इसने प्लानिंग के रिगार्डिंग बताया कि इंडिया में क्या है कि ऐसे आपको बहुत सारे एरिया मिल जाएंगे जहाँ बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, और आपको ऐसे बहुत सारे एरियाज मिल जाएंगे जहाँ पर रिसोर्स है ही नहीं। हम स्टेट के बेस पर बात करें, छत्तीसगढ़, झारखंड, MP, बिहार, वेस्ट बंगाल, इनका कुछ एरिया ऐसे जहाँ पर हमें मिनरल्स वगैरह बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अब हम बात करें जैसे थार डेजर्ट की या गुजरात का जो कच्छ एरिया है, यहाँ पर सोलर और विंड एनर्जी बहुत मिल जाएगी क्योंकि यहाँ पर सनलाइट ज़्यादा रहती है और हवा भी तेज़ चलती है। हम बात करें नॉर्थ ईस्ट का अरुणाचल प्रदेश, असम वगैरह की, वहाँ पर पानी, नदियाँ वगैरह ज़्यादा, तो वहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है। हम बात करें लद्दाख वगैरह की, तो वहाँ पर कोल्ड जो वगैरह है उसमें अंदर यूरेनियम थोरियम के भंडार हैं और उसको हम यूज कर सकते हैं। अब यहाँ बात ये हो रही है कि अलग अलग एरिया में डाइवर्सिटी की वजह से अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनका यूज हम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। कुछ जगह का तो हम बहुत ज़्यादा यूज करने लगे, कुछ जगह हमने अभी तक स्टार्ट नहीं किया। तो एक प्लानिंग बननी चाहिए कि हमें कैसे क्या करना। तो प्लानिंग में क्या फिक्स किया जाए, तो 3 पॉइंट हम यहाँ डिस्कस करेंगे। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, क्वेश्चन यहाँ से आया कि इंडिया में जो रिसोर्स प्लानिंग के लिए क्या क्या इन्वॉल्व होना चाहिए। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है रिसोर्सेज को, उनकी क्वांटिटी, उनकी क्वालिटी चेक करनी है, उसका सर्वे करना है, मैप करना है, और हमें उसका एक स्टोर बना के रखना है कि हमारे कंट्री में यहाँ पर ये रिसोर्सेज, इनकी इतनी क्वांटिटी, ये क्वालिटी है। दूसरा ये करना है कि जो रिसोर्सेज हमें मिले हैं उनकी हमें टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है, स्किल डेवलप करनी है, उनको इंस्टीट्यूशन सेटअप करने हैं कि जो उन रिसोर्सेज को यूज कर सकें। फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ, हम सर्वे करेंगे, क्वांटिटी क्वालिटी जानेंगे। सेकंड क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी के दौरान रिसोर्स को यूज करने की कोशिश करेंगे, कैसे यूज करना है, कब तक यूज करना है। थर्ड क्या करेंगे, ये जो रिसोर्स प्लानिंग होगी, हम जो प्लानिंग करेंगे इसको कंट्री का ओवरऑल जो डेवलपमेंट की प्लानिंग होगी उसमें शामिल करेंगे। हम हर साल बताते हैं कि भाई हम यहाँ पर ट्रेन कितने चलाएंगे, डिफेंस में कितना खर्च करेंगे, एजुकेशन में कितने कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाएंगे, रिसोर्स के बारे में कभी हम कुछ नहीं करते। तो उसके साथ हमें इसको मर्ज करना पड़ेगा जिससे कि इस पर ज़्यादा फोकस रहेगा। अब कह रहे हैं कि जो रिसोर्सेज की जो अवेलेबिलिटी है ना, ये सभी जगह के लिए कंपलसरी है। बट कई बार क्या देखा जाता है कि जो इकोनॉमिकली रिच जो एरियाज हैं, ऐसा नहीं है कि जहाँ पर रिसोर्स ज़्यादा है वो रिच है, जहाँ पर रिसोर्स नहीं है वो पुअर है। अगर हम इंडिया का एग्जांपल लें तो इंडिया में आप देखिए, हरियाणा स्टेट हो गया, पंजाब हो गया, यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज कम है जनरली। अगर हम कंपैरिजन करें झारखंड, छत्तीसगढ़ वगैरह से, जबकि झारखंड, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे रिसोर्स हैं, कोल है, बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, लेकिन वो स्टेट क्या है, पुअर है। MP देख लीजिए आप, राजस्थान देख लीजिए, बहुत सारे रिसोर्स, बट ये स्टेट कंपेरेटिवली पुअर हैं। लेकिन इधर अगर हम देखें, पंजाब, हरियाणा स्टेट को देखें या दिल्ली की बात करें, NCR की, तो यहाँ पर कोई रिसोर्स नहीं मिलते नेचुरल रिसोर्सेज, बट फिर भी ये रिच स्टेट है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने जो प्लानिंग की वो प्लानिंग किस टाइप से की थी। इससे ये क्लियर हो रहा है कि हमारे यहाँ पर जो रिसोर्स की प्लानिंग थी वो सही तरीके से नहीं की गई थी। नेक्स्ट आता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज है ना, इनको हमें बचाना है, और कैसे बचाएंगे इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। रिसोर्सेज का डीकंजर्व मतलब इनका जो डिग्रेडेशन मतलब खत्म कैसे हो, वो भी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। कि जो रिसोर्सेज हैं वो वाइटल फॉर डेवलपमेंट के लिए सबसे नेसेसरी चीज़ है रिसोर्सेज का होना। बट क्या हुआ कि इनका ओवर यूज होने से रेशनल कंजप्शन हो गया, ओवर यूटिलाइजेशन की वजह से रिसोर्सेज धीरे धीरे कम होते चले गए, और ये सोशल और इकोनॉमिकल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर आपसे 1 मार्क से क्वेश्चन पुट किया जा सकता है, गांधी जी ने क्या कहा था रिसोर्सेज के बारे में। तो गांधी जी का कोट है यहाँ पर एक, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। इसको आप लिख लीजिए कि गांधी जी का कोट था। CBSE नए पैटर्न में 1 मार्क्स क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन पुट कर सकती हो सकता है, वो डाल दे, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय पंडित नेहरू। फिर लिख देगा रीराइट एंड करेक्ट एंड रीराइट दिस स्टेटमेंट। तो आपको पंडित नेहरू की जगह लिखना पड़ेगा महात्मा गांधी।
तो ये यहाँ पर याद रखिए, या डायरेक्ट पूछ सकता है गांधी जी ने रिसोर्सेज के बारे में कौन सा पॉइंट दिया था, तो वो आप वहाँ पर लिखना पड़ेगा। उन्होंने कहा था कि किसी एक आदमी की सेटिस्फाई के लिए तो यह सबकी सेटिस्फाई पूरी कर सकते हैं, बट लालच किसी एक आदमी की पूरी नहीं कर सकते। रिसोर्स जो नीड्स है, नीड्स सबकी सेटिस्फाई कर देंगे सभी लोगों की, अगर ग्रीड है तो वो एक की पूरी नहीं कर पाएंगे। ये रिसोर्स के बारे में उन्होंने कहा था। नेक्स्ट आता लैंड रिसोर्सेज। यहाँ पर हम बात करेंगे कि लैंड रिसोर्सेज की यूज क्या है, इंडिया में किस टाइप से लैंड रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। इंडिया में जनरली हम देखेंगे तो माउंटेन मिलेंगे, प्लेटूज मिलेंगे, प्लेन्स मिलेंगे, आइलैंड मिलेंगे आपको, जो इन अलग अलग एरियाज में अलग अलग टाइप से लैंड का डिवाइडेशन किया हुआ है। इंडिया में जनरली 30% के आसपास जो एरिया है वो माउंटेन वगैरह में आता है। उनके भी अपने बेनिफिट है, माउंटेन वगैरह टूरिज्म फैसिलिटीज के लिए या और जैसे मेडिसिन वगैरह के लिए ये हमारे लिए यूजफुल है। 27% एरिया प्लेटू के अंदर आता है, यहाँ पर दिया हुआ है। 43% प्लेन है, 27% माउंटेन है, 30% माउंटेन है, 27% एरिया प्लेटूज के अंदर इंडिया में आता है, अगर डिवाइडेशन करें तो हम। नेक्स्ट लैंड यूटिलाइजेशन, सबसे इजी क्वेश्चन है कि लैंड के क्या क्या यूजेज हैं। यहाँ पर 5 पॉइंट सीधे सीधे लिखे, आप इन्हीं के हिसाब पर लिखना, सिंपल आपको लगना चाहिए 10th के हिसाब से आप आंसर लिख रहे हो। फॉरेस्ट के बेस पर लिख सकते हैं, कल्टीवेशन के बेस पर लिख सकते हैं, अनकल्टिवेटेड लैंड, परमानेंट, ये हो गया। यहाँ पर समझने का सिर्फ एक आता है, पॉइंट नंबर 5, नेट सोन एरिया। ये क्या होता है इंडिया में, जैसे सपोज दैट आपके पास 5 बीघा ज़मीन है, कितनी, 5 बीघा, 5 किला, जो भी आप कहना चाहो, आपने उस पर एक बार गेहूं बो दिया, ठीक है, तो ये जो आपकी 5 किला ज़मीन है इसको बोलते हैं नेट सोन एरिया। मतलब आप 5 किला 5 बीघा ज़मीन पर खेती कर सकते हो, तो टोटल एग्रीकल्चर लैंड कितनी होगी, 5, ठीक है। आपने इसी लैंड पर 3 बीघा में गेहूं बोया, नेक्स्ट जो रबी की क्रॉप्स में, खरीफ की क्रॉप्स में आपने यहाँ बाजरा बो दिया, तो 5 बीघा आपने गेहूं बोया था, खरीफ में आपने 3 बीघा क्या बो दिया, बाजरा बो दिया। लैंड आपके पास 5 बीघा ही थी, बट प्रोडक्शन आपको कितने बीघा का मिल गया, 8 बीघा या 8 किला, जो भी कहना चाहिए आप। तो आपका ये जो एक्स्ट्रा आया ना, कि एक खेत पर एक से ज़्यादा जो क्रॉप्स ली जाएंगी वो उसमें ऐड होती जाएंगी। 1 बीघा खेत है, आपने उसमें 2 बार क्रॉप्स ली साल में, तो 2 बीघा का हो गया वो। 3 क्रॉप्स ले सकता है आपने, समर के टाइम पर वाटरमेलन वगैरह डाल दिया, टोबैको वगैरह के क्रॉप्स कर लिया, वहाँ पर कोई प्लांटेशन वगैरह कर दिया, तो वो 1 बीघा खेत 3 बार काउंट होगा, क्योंकि आपने 3 क्रॉप्स ले ली एक साल में उसके अंदर। तो ये जो एक खेत होगा उसमें एक से ज़्यादा जितनी क्रॉप्स, उसको बोलते हैं ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। ग्रोस क्रॉप्ड एरिया, जितना लैंड उसको तो बोलेंगे एग्रीकल्चर, जो अवेलेबिलिटी जो लैंड जिस पर हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं उसको बोलेंगे नेट सोन एरिया। और उस पर एक से ज़्यादा कितनी क्रॉप ले रहे हैं हम, उनको प्लस करते जाएंगे, उसको बोलेंगे हम ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। ये यहाँ पर 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, बाकी यहाँ से बड़ा क्वेश्चन बनेगा लैंड यूटिलाइजेशन से। नेक्स्ट है लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। इंडिया में लैंड यूज पैटर्न के बारे में दिया हुआ है कि जो डिस्क्रिप्शन है वो अलग अलग वैसे उसके फैक्टर्स हैं, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स, या ह्यूमन फैक्टर्स और पॉपुलेशन वगैरह, डेंसिटी कितनी है, टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी कितनी है, कल्चर ट्रेडिशन कैसे है। हम बात करें हरियाणा पंजाब की, यहाँ पर जो लैंड अवेलेबिलिटी है इंडिया में बहुत सी जगह पर ऐसी है, जैसे उत्तर प्रदेश की बात कर लें, वहाँ पर भी फर्टाइल लैंड है, बिहार में भी है, बट कंपेरेटिवली हम बात करें उत्तर प्रदेश बिहार का जो डेंसिटी एंड पॉपुलेशन वो वहाँ पर ज़्यादा है, मतलब लोगों के पास खेत कम है। पंजाब हरियाणा का डेंसिटी कम होने की वजह से यहाँ पर लोगों के पास बड़े खेत हैं। दूसरा, इधर टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, यहाँ पर लोग नई नई टूल्स का टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं। उत्तर प्रदेश बिहार में जो लैंड है वहाँ पर लोग इतने सारा टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए ये जो एरियाज़ हैं पंजाब हरियाणा, ये एग्रीकल्चर एरियाज़ होते हुए काफ़ी डेवलप्ड हैं, और इन्हीं के कंपेरेटिव वाला अदर एरियाज़ की बात करो एग्रीकल्चर होते हुए इतने डेवलप नहीं है। अब कह रहा है कि इंडिया में का जो टोटल एरिया है ना, ये 3.28 मिलियन बोल रहा है। अगर किलोमीटर में आप इसको लिखोगे तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इंडिया का टोटल एरिया है। बट इसमें से सिर्फ 93% के डेटा हमारे पास हैं। उसकी वजह क्या है कि जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनमें असम के अलावा बाकी जितने भी स्टेट्स उनके हमारे पास सही डेटा नहीं है कि क्या एक्चुअलिटी है। दूसरा मेन वजह क्या है कि हमारे जम्मू कश्मीर का बहुत सारा जो पार्ट है उसका कुछ पार्ट तो चाइना ने कब्जा कर रखा है, कुछ पार्ट पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, उसकी हमारे पास डेटा नहीं है। तो इंडिया का जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर लिख लेना आप, 32,87,263
87,263 स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का टोटल एरिया है। मिलियन में 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लिखा हुआ है। तो जम्मू कश्मीर के पास का एरिया पाकिस्तान जाने का, हमारे पास इसका सही डेटा नहीं है, इसलिए हमें नहीं पता कि वहाँ पर कितना क्या हम उसका कर रहे हैं, उसमें लैंड वगैरह क्या यूज़ कर रहे हैं। अब ये यहाँ पर कह रहा है कि इंडिया में जैसे कितने 54% जो एरिया वो नेट सोन एरिया, मतलब टोटल एरिया का हम सिर्फ 54% एरिया पर ही खेती कर पाते हैं। बाकी एरिया तो हमारे यहाँ पर या तो बैरन लैंड है, या नॉन एग्रीकल्चर एरिया में आता है, या उसमें ग्रेजिंग एरिया में आ गया, या ट्री क्रॉप्स ग्रो अदर फॉरेस्ट वगैरह ऐसा कुछ है। मतलब एग्रीकल्चर लैंड इंडिया में ओनली 54% है। दूसरा आ रहा है यहाँ पर, एक 1 मार्क्स पूछ सकता है, इंडिया नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में इंडिया की थी। द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, इसमें ये डिस्कस किया गया था, ये डिसाइड किया गया था कि इंडिया का जो एरिया होगा ना, जो फॉरेस्ट के अंदर रखना है हमें, इंडिया का फॉरेस्ट एरिया जो रहेगा वो होना चाहिए कम से कम 33%। द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में क्या डिसाइड किया गया कि हमारे यहाँ पर फॉरेस्ट कम से कम 33% होना चाहिए। बट कंट्री में 33% फॉरेस्ट नहीं है, बहुत उससे काफ़ी कम है। तो ये हमें इंक्रीज करना है धीरे धीरे। जो बैरन लैंड है, जहाँ पर हम एग्रीकल्चर क्रॉप्स नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर हमें फॉरेस्ट को ग्रो करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर, कि कंट्री में लैंड डिग्रेडेशन मतलब लैंड का जो कटाव हो रहा है ना, कि खत्म जो खराब हो रही है, कैसे हो रही है। अलग अलग एरिया में इसके अलग अलग वजह हैं। यहाँ से 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछा गया कई बार। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दें किस एरिया में किस वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, वो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज हो गया, डिफोरेस्टेशन हो गया, ओवर ग्रेजिंग हो गया, माइनिंग हो गया, क्वेरिंग हो गया, इन सब की वजह से क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। ये कह रहा है कि माइनिंग की वजह से झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा में लैंड डिग्रेडेशन या डिफोरेस्टेशन हो रहा है। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि जो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पर ओवर ग्रेजिंग की वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। और थर्ड है पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जो एरिया है, यहाँ पर ओवर इरिगेशन की वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। इन सबको बचाना कैसे लैंड डिग्रेडेशन को, यहाँ पर आपने 8th में बहुत सारे मेजर्स पढ़े होंगे, कैसे कैसे हम लैंड डिग्रेडेशन को बचा सकते हैं। तो उसके यहाँ पर दिए हुए हैं कुछ, कि जो ग्रेजिंग एरिया उसका मैनेजमेंट करना है, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट कर सकते हैं हम, कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग कर सकते हैं, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सैंड डून्स बाय ग्रोइंग थोर्नी बुशेस कर सकते हैं। जैसे राजस्थान में क्या होता है कि सैंड डून्स जो होते हैं ये बनते रहते हैं बार बार, तो वहाँ पर हम थोर्नी बुशेस झाड़ियाँ उगा सकते हैं जिससे कि सैंड डून्स ना बने। इसके अलावा कई जगह क्या ओवर इरीगेशन मतलब पानी की ज़्यादा है, तो वहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं कि जो लीकेज वगैरह जो हो रहा है कैनाल वगैरह, उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। या जो इंडस्ट्रियों का जो वाटर वगैरह जो वेस्ट आ रहा है ट्रीट में, उसको हम इंडस्ट्री के अंदर ट्रीटमेंट करके प्योरीफाई करके उसका यूज कर सकते हैं। तो ये इसके मेजर हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा कल रहेगा लास्ट टॉपिक सोइल एज ए रिसोर्सेज। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट में। कोई भी डाउट तो आप मेरे से कमेंट में, व्हाट्सएप, फ़ोन पर कहीं पर पूछ सकते हो। थैंक यू।